हाँ जी, तो नमस्कार सभी को, कैसे हो सारे? उम्मीद करूँगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा टॉपिक चल रहा था जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हमने मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत को अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो आज अपने आगे बात करेंगे अगले जगत के बारे में। और उससे पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूँगा, यही कि वैसे एग्जाम का ट्रेंड अब धीरे धीरे भी चेंज हो रहा है, और नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीट यूजी के एडमिट कार्ड का जो आपके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। तो आप फॉर्म भर देना भाई और एग्ज़ाम जरूर देना, देखना कैसे क्या कुछ होता है। और उसकी जैसे ही कोई मुझे फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको उसको फुल इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, उसकी कैसे क्या कुछ करना है। ठीक है, और इसके बाद में और रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म चल रहे हैं, स्कूटनी फॉर्म उसके चल रहे हैं अपने फोर्थ ग्रेड वाले के। तो ये आपको पता ही है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, करते हैं टॉपिक शुरू। अगला जगह है अपना तीसरा, कवक। कवक को फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई या फंगस भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? फंगस। हाँ जी सर, ये तो हमें पता है। ठीक है, कवक। कवक आपको पता है क्या होते हैं? कवक लगभग आपके परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी, यानी कि इसमें जो संबंध होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। परपोषी जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिक तथा वासस्थान में बहुत भिन्नता होती है। यानी कवकों का क्या होता है? आकार भी अलग होता है और इनका वासस्थान थोड़ा सा अलग होता है अन्य जीवों से। आपने नम रोटी का सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा, बिल्कुल देखते होगे। आप क्या करना, डबल रोटी देना, उसको 2-3 दिन के लिए खुला छोड़ देना, आप देखना उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट या हल्का ग्रीन कलर का कुछ आ जाएगा, तो वो कवक ही होगा। सामान्य छत्रक। छत्रक क्या होता है बच्चों? मशरूम। मशरूम खाई होगी सभी ने, वो भी एक क्या होती है? कवक होती है। तथा कुकुरमुत्ता, टॉडस्यूल भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे। सरसों की पत्तियों पर आप सरसों की फसल उस पर देख लेना, सफेद जो धब्बे होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? परजीवी फंगस के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिक फंजाई या कुछ एक कोशिक कवक, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। एक कोशिक कवक जैसे ईस्ट। ईस्ट एक कवक होता है, इसका उपयोग पूछ सकता है क्वेश्चन, इसका उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। रोटी वो नहीं है, डबल रोटी की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ब्रेड की बात कर रहा है। तो ब्रेड बनाने के लिए अब देखो यहां से एक क्वेश्चन आता है, वो आ जाता है कि हीस्ट क्या है? हीस्ट, तो आप कह दोगे कि हीस्ट एक कोशिक कवक है। क्या है? सिंगल सेल कवक है, एक कोशिक कवक। इसका उपयोग डबल रोटी या ब्रेड, केक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, केक बनाने में। और इसके साथ साथ इसका उपयोग बियर बनाने में। बियर वही जो आप समझ रहे हो। ठीक है, अन्य फंजाई पौधे तथा जंतुओं के रोगों का कारण होते हैं। आपको पता है जब हमने मानव रोग पढ़ा था, कौन सा? मानव रोग। मानव रोग में हमने कवक से होने वाले रोग पढ़े थे। ठीक है, तो ये रोग कारक भी होते हैं, पौधों में भी ये रोग का कारण होते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ बातें ये सारी मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण के लिए जैसे पौधों में, गेहूं में कीट रोग होता है। उदाहरण के लिए गेहूं आपको पता है पौधा होता है, तो गेहूं में एक रोग होता है कीट रोग। कौन सा रोग? कीट रोग। तो ये कीट रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है पक्सीनिया के कारण। तो पक्सीनिया कवक हो गया। कौन सा? पक्सीनिया का कवक हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुछ फंगस जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैव का निर्माण किया जाता है या निर्माण होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। चलो मैं इसको रफ करता हूं, फिर अपनी आगे बात करते हैं। चलिए, कौन सा कवक की बात कर रहा है? ये एक कवक है। क्या है? हम कवक पढ़ रहे हैं, कवक की बात करेंगे। यहां से सिंगल लैंग्वेज, कवक का नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम
इसका पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरा नाम बता देता हूँ। इसका पूरा नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। इस प्रतिजैविक से क्या हुआ था, एक प्रतिजैविक, क्या प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, इससे एक एंटीबायोटिक बनाई गई थी और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रतिजैविक है तो ये जीवाणुजनित रोगों पर प्रभावित होती है। तो इसको बनाया किसने था, पूछा गया क्वेश्चन है, बनाया किसने था, तो इसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है इस पेनिसिलिन से, प्रथम औषध यानी कि प्रथम दवाई भी यही खोजी गई है। इसके साथ साथ प्रथम प्रतिजैविक भी यही था, प्रथम प्रतिजैविक भी यही था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए सर इतना तो हमें समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण है, समझाइए, विश्वव्यापी है यानी कि सभी जगहों पर पाए जाते हैं और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। यानी कि कहाँ पर पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, जंतुओं तथा पौधों पर भी पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। गर्म स्थानों पर भी ये उग जाते हैं और नम स्थानों पर भी ये उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, कभी सोचा? रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है प्यारे बच्चों फ्रिज। हम जो फ्रिज होते हैं, हमारे घर में जो फ्रिज होता है ना, उसकी बात करो। फ्रिज को हिंदी में पूछा जाता है प्रशीतक। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, फ्रिज को हिंदी में प्रशीतक बोला जाता है। तो कभी सोचा है कि हम भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं? आया कभी दिमाग में? चलो मैं बता देता हूँ। देखो हम अभी क्या पढ़ के आए हैं कि ये गर्म गर्म स्थान पर उग जाते हैं। अब जैसे गर्मी आएगी तो गर्मियों में क्या होता है, हम अगर भोजन को खुला छोड़ते हैं तो वो कुछ टाइम बाद में खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, खट्टा वगैरह हो जाता है ना। तो हम उसको फ्रिज में रखते हैं, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको रखते हैं। उसको कम टेम्परेचर चाहिए, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे तो फंगस उग जाएंगे तो वो भोजन को खराब कर देंगे, इसलिए हम उसको फ्रिज में रखते हैं। हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया तथा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई तंतुमय होता है। चलो ये तो आपको उत्तर मिल गया, क्योंकि इसे हम बैक्टीरिया व फंजाई को खराब होने से भोजन को बचाते हैं। अब कह रहे हैं फंजाई तंतुमय है, लेकिन यीस्ट जो एक कोशिका है इसका अपवाद है। देखो मुख्यतः जो आपके फंजाई होते हैं वो तंतुमय होते हैं, लेकिन यीस्ट इसका एक अपवाद है। क्यों? क्योंकि यह एक कोशिका है, लंबी पतली धागे की संरचना होती है। यानी यीस्ट की संरचना की बात करें तो ये एक लंबी धागे के समान संरचना होती है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। पूछ सकता है माइसीलियम क्या है, पूछ सकता है कि माइसीलियम क्या है। माइसीलियम ये कह रहा है कि कवक में जो संरचना होती है उस पर एक तंतु होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं कवक तंतु। क्या बोलते हैं? कवक तंतु। और बहुत सारे कवक तंतु आपस में उलझकर एक जाल बनाते हैं, तो इस जाल को बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जिन्हें बहुकेंद्रीय कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है। कुछ कवक तंतु क्या होते हैं? नलिकाकार होता है, इस प्रकार से नलिकाकार, और इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ये बात भी आपको समझ में आ गई, जिन्हें सहकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। सहकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतु में पट्टियां होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये मैं आपको करवा चुका हूं। कवक की तत्व जो कवक की या फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, पूछ सकता है एग्जाम में। अगली बात देखते हैं। अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं, ये तो हमने देख लिया, कोई नई बात नहीं है। कैसे होते हैं? परपोषित होते हैं। ये मृत ब्रेस्ट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, अन्य मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी क्या होते हैं? जो मरे हुए कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करते हैं परजीवी कहते हैं। बता चुका हूं परजीवी क्या होते हैं, कोई नई बात नहीं है। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्ग के पौधों के साथ कवक मूल बनाकर रह सकते हैं, जिन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। तो सहजीवी दोनों को फायदा, तो ये सहजीवी संबंध किसके साथ बनाए हैं? सहजीवी संबंध में दोनों को फायदा होता है, तो प्लस प्लस पिछले बार क्लास में बताया था ना, वही बात है। दोनों को फायदा होता है। इसमें क्या होता है? एक को फायदा एक को नुकसान, और ये मृतजीवी होता है, मरे हुए का।
फंजाई में जनन, ये पूछ सकता है जनन कहाँ, कौन सी विधि होता है जनन में। आपने देखा होगा कि जनन कायिक खंडन, कायिक का मतलब होता है शरीर के टूटने के कारण, काया का मतलब है शरीर और कायिक खंडन का मतलब होता है टूटना। उसके बाद में विखंडन, उसके बाद में मुकुलन। ये मुकुलन आप याद रखो, मुकुलन पूछा गया प्रश्न है हाइड्रा में जनन दो होता है। मुकुलन अगर हाइड्रा में जनन की विधि पूछे तो मुकुलन द्वारा होती है, ठीक है, विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें जनन बीजाणु जिसे कोडिनिया कहते हैं, कवक में जनन बीजाणु को कोनिडिया कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना, अथवा बीजाणुधानी चल बीजाणु द्वारा ये जनन होता है। लैंगिक जनन में निषाक्तांड, पुष्पोरा, एकस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन की बात में निषाक्तांड, एसएस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु द्वारा ये जनन होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। फलनकाय क्या होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के बीजाणु होते हैं वो सुस्पष्ट यानी कि स्पष्ट दिखने वाली संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक जनन 3 चक्र में सोपान होते हैं, यानी कि लैंगिक जनन होता है वो 3 विधियों में होता है। तो देखते हैं अभी कौन कौन सी 3 विधियां हैं, सॉरी 3 स्टेप में, 3 विधियां नहीं है, 3 स्टेप। 2 चल अथवा अचल युग्मों को प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। 2 चल अथवा अचल युग्म, या तो युग्म क्या होंगे, चल होंगे या अचल होंगे, उनको क्या होता है युग्मों का प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। पूछ लेगा कि प्लाज्मोगैमी क्या है, तो आप कहोगे कि कवकों के या तो 2 चल बीजाणु या तो अचल बीजाणु के युग्मों, जो युग्मक होंगे उनका प्रोटोप्लाज्म का संलयन होगा, प्रोटोप्लाज्म का संलयन हो जाएगा, इसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। जब 2 केंद्रकों का संलयन होगा तो उसे केंद्रक संलयन कहेंगे। युग्मन में मियोसिस के कारण यानी समसूत्री विभाजन के कारण अगुणित बीजाणु, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन के कारण अगुणित बीजाणु बनने में लैंगिक संयोजन रूप से संगम के दौरान 2 गुणित अगुणित कवक तंतु पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। युग्मन में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं, लैंगिक जनन में संयोजन संगम के दौरान 2 अगुणित बीजाणु कवक तंतु के पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। पहले क्या होगा, पहले होगा प्लाज्मोगैमी, फिर केंद्रक संलयन, उसके बाद में युग्मन में मियोसिस होगा और 2 अगुणित बीजाणु बनेंगे, दोनों संगम के कारण दोनों कवक तंतु पास आएंगे और संलयित हो जाएंगे। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है, यद्यपि अन्य फंजाई एस्केरोमाइसिस में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रिक अवस्था n प्लस अर्थात 1 में 2 केंद्रक बनते हैं, ठीक है। यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं, याद रखने वाली बात है, कुछ अन्य फंजाई, कौन सा, एस्केरोमाइसिस, ये आपको नाम याद रखना है, एस्केरोमाइसिस, एस्केरोमाइसिस, ये एक आपको पता है कवक है। तो इसमें क्या होता है, मध्यवर्ती द्विकेंद्रिक अवस्था आती है, कौन सी, मध्यवर्ती द्विकेंद्रिका, यानी कि एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक, ठीक है, मध्यवर्ती द्विकेंद्रिक की अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं और ऐसी परिस्थिति को बोला जाता है जो केंद्रक युग्म, यानी केंद्रकों का जोड़ा, ठीक है। तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक अवस्था कहते हैं और इस अवस्था को कवक की ऐसी अवस्था है तो उसे कहेंगे द्विकेंद्रक अवस्था। क्या कहेंगे, द्विकेंद्रक अवस्था। इतना तो आपको समझ में आ गया। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं, यानी कि एक केंद्रक संलयन हो जाएंगे और कोशिका द्विगुणित बन जाती है और कोशिका हो जाएगी द्विगुणित। फंजाई फलनकाय बनाता है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। अब क्या होगा, ये संलयन हो जाएगी, ठीक है, जिससे फंजाई क्या बनेगा, फलनकाय, जिसमें अब इस फलनकाय में क्या होगा, न्यूनीकरण यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन भी कहते हैं, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनेंगे, कोई नहीं बन रही है। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में व्यक्त करने का आधार है। लो जी, ये आपके लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने बोली है कि कवक जगत को अलग क्यों बनाया गया है अन्य जगतों से। तो आप कह दोगे कि एक तो कवक जाल की आकृति, कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कवक जाल की आकृति, बीजाणु तथा फलनकाय बनने की आकृति की विभिन्न वर्गों से इसे अलग करती है।
अब इसमें कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, पहले आप डायग्राम देख लो, फिर आपको मैं और चीजें दिखा देता हूँ। फंजाई का एक है म्यूकर, ये होता है आपका म्यूकर, ठीक है। ये एग्जाम्पल कई बार नहीं पूछता, लेकिन इसके बाद में एस्परजिलस, एस्परजिलस आपको ये दे दूंगा से, ऐसा होता है एस्परजिलस। और ये तो आपने एग्रोकस, देखो इसको थोड़ा बनाने का प्रयास करना, पूछ सकता है ये एग्जाम में। पहला है एस्केरोमाइसीटीज। अब इसकी क्या बातें हैं, एस्केरोमाइसीटीज को थैली फंजाई भी कहते हैं। कौन सा फंजाई, थैली फंजाई। विरले पाए जाने वाले एस्केरोमाइसीटीज एक कोशिकीय है, जैसे हीस्ट, सेकेरोमाइसीटीज से अलावा ये बहुकोशिकीय जैसे पेनिसिलियम होती है। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी, शमनराकी यानी कि पशुमिष्टा में पाई जाती है। यानी कि ये एस्केरोमाइसीटीज इसका एक निम्नवर्ग है, इसको थैली फंजाई भी कहते हैं। इसमें विरले पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव आएंगे, एक कोशिकीय जीव आएंगे, एक कोशिकीय को आएंगे कौन से, हीस्ट, इसका जैसे सेकेरोमाइसीटीज के अलावा बहुकोशिकीय आएंगे जैसे पेनिसिलियम, ठीक है। ये दो आपको हीस्ट और पेनिसिलियम किसमें आते हैं, यहां से एक बात निकल के आती है कि एस्केरोमाइसीटीज कौन से आते हैं, थैली फंजाई। कौन कौन से आते हैं, एक तो इसमें हीस्ट आता है, क्या आता है, ईस्ट, और एक आता है पेनिसिलियम। अब ये क्या होते हैं, ये मृतजीवी भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं, परजीवी होते हैं, और पशुओं पर भी परजीवी होते हैं, यानी कि पशुओं पर उगने वाले। कवक जाल शाखी तत्ता ये होता है, पढ़ के आ चुके हैं। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं, ये भी पढ़ लिया, जो विशिष्ट कवक जाल बनाते हैं, जो कोर्डिनी धर्म कहते हैं। अगर विशिष्ट कवक जाल बनाए उसे कोर्डिनी मधर कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, यह बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एकस बीजाणु भी कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप में उत्पन्न होते हैं। ये एसआई एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती है, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प क्या होती है, तो ये एसआई विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती है, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। कुछ उदाहरण है भाई, एस्परजिलस, क्लेबीसेफ तथा यूरोस्पोरा, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसके 3 एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूरोस्पोरा का उपयोग, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। न्यूरोस्पोरा, इसका उपयोग जैव रासायनिक प्रयोगों में, जैव रासायनिक अभिक्रिया और आनुवंशिक इसका उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा बात बताइए। यही कारण है कि पादप जगत में ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध हैं। इस वर्ग में आने वाले मोरिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं। अब इसके दो, कौन से, एस्केरोमाइसीटीज की बात कर रहा है, तो इसमें 2 और कवक आते हैं, तो मोरिल, कौन सा, मोरिल, दूसरा ट्रफल। ये 2 खाने योग्य होते हैं, किसके योग्य होते हैं, खाने, ये बात याद रखना, ठीक है सर। इसमें भोजन समझाता है, इसे मतलब अच्छा है, इसलिए खाते हैं ना, बस कोई खास बात नहीं। बेसिडियोमाइसीटीज, अगला वर्ग है बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज ज्ञात सामान्य प्रकार के मशरूम, एक तो मशरूम, एक ब्रैंकट फ्रिजाई और पफ बॉल है। 3 याद रखने, कौन कौन से, मशरूम, ब्रैंकट फ्रिटाई और पफ बॉल। ये मिट्टी में, लट्ठे में, वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। कहां पर, ये मिट्टी में पाए जाएंगे, लट्ठों में, यानी में जो बड़े बड़े काष्ठ होते हैं ना, उनमें, वृक्ष के ठूंठ, वृक्ष के ऊपर जो गांठें होती हैं बीच बीच में, उनमें, तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी, सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कीट तथा कंड, कवक जाल शाखी तथा पटिया होता है, ये हम देख ही चुके हैं। जैसे अभी गेम में बताया था ना, कीट वही वाला, ठीक है। इनमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते, इनमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते, खास बात इसकी है।
लेकिन कई जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य होता है। यानी कि इसमें अलैंगिक जनन नहीं होता। कई जनन पूछे, कौन सा? कई पूछे खंडन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? खंडन विधि द्वारा। ठीक है जी। इसमें लैंगिक अंग भी नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्ट्रॉन्ग नैनो वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप में संलग्न होती है। लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी होती है ना, वो विभिन्न स्ट्रैंड वाली दो कायिक कोशिकाओं तथा जीन प्रारूप के रूप में संलग्न होती है। इससे बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, जो हम पीछे द्विकेंद्र की पढ़ के आ चुके हैं, जिसे बेसिडियम कहते हैं। ये भी पढ़ दिया। बेसिडियम में केंद्रक संलयन होता है, केंद्रक संलयन को बोलते हैं कैरियोगैमी। ये भी हमने देख लिया। देखो प्लाज्मोगैमी में क्या होता था? साइटोप्लाज्म का संलयन हो रहा था, इसमें केंद्र का संलयन होता है कैरियोगैमी। तथा मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। अब हो जाएगा मियोसिस, तो 4 बेसिडियम बीजाणु बन जाएंगे। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बाह्य जाति उत्पन्न होते हैं, बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसे कुछ सामान्य उदाहरण है एगेरिकस मशरूम, है ना, और ओल्स्टिकोकंड तथा पक्षियां कीट फंगस। ये हम तीनों पढ़ चुके हैं, कोई खास बात नहीं। मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज ऑलरेडी पता है, आप 10th क्लास की बायो साइंस पढ़ के आए। ठीक है। अगला है ड्यूटेरोमाइसीटीज। कौन सा? ड्यूटेरोमाइसीटीज। ठीक है जी, आगे देखते हैं इसके बारे में, ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में। चलिए करते हैं शुरू। ड्यूटेरोमाइसीटीज क्या कहता है? इसे अपूर्ण कवक कहते हैं। वेरी गुड। कौन सा? अपूर्ण कवक ही कहते हैं। चलो कलर चेंज कर लेते हैं ना, क्योंकि इसमें केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो गई है। वेरी वेरी गुड। अपूर्ण कवक क्यों कहते हैं? पूछ ले ड्यूटेरो, अगर पूछ ले अपूर्ण कवक किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे ड्यूटेरोमाइसीटीज को कहते हैं। अगर पूछ ले ड्यूटेरोमाइसीटीज को अपूर्ण कवक क्यों कहते हैं, तो आप कह दोगे कि इसमें केवल एक तो लैंगिक प्रवस्था और दूसरी कायिक प्रवस्था, बस ये दो ही पाई जाती है। जब इस संजय की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था को एक नाम दे दिया गया है और उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया गया हो। ठीक है, यानी कि अलैंगिक और कायिक दोनों को मिलाकर इसे ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया, कोई खास बात नहीं है। और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उन्हें अनुभवी कड़ी का पता चला और फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल दिया गया। और एक बार जब ड्यूटेरोमाइसीटीज की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए, तब उन्हें एस्टेरोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर दिया जाएगा। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणु, जिन्हें कोलिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। कवक जाल पटलीय तथा शाखित होते हैं। इसमें कुछ सदस्य परजीवी तथा मृतजीवी होते हैं, लेकिन इसके अधिकांश सदस्य एक्सिस्ट धातु के अपघटक होते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज के अधिकांश सदस्य कह सकते हैं एक्सिस्ट के अपघटक और खनिज के चक्र में सहायता करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, खनिज चक्र में सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि अपघटक खनिज चक्र में सहायता करेंगे, पीछे अपने पढ़ के आ चुके हैं ना। इसके कुछ उदाहरण है आपको अल्टरनेरिया, कोलिट्रोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये आपको तीनों के तीनों याद रखनी है। कॉपी पेन लेके लिख के बैठोगे तब चीजें समझ में आएंगी। 11th क्लास की बायोलॉजी समझ में आ गई, बायोलॉजी 12th क्लास की और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, शुरू में इन्होंने इसलिए बोरिंग चैप्टर डाले हैं ताकि आपको परेशानी हो जानबूझकर। चलिए अब है अपना अलग जगत। अगला है पादप जगत, जिसे प्लांटिक किंगडम कहते हैं। तो इसके बारे में हम जब इसका संपूर्ण विवरण आगे पढ़ेंगे तब इसका पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो दिया है हम वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि पादप जगत इतना सही नहीं है। देखो इसने एक छोटे से 4 लाइन में खत्म कर दिया ना, तो इतना सा नहीं है, लेकिन काफी बड़ा है। चलो देखते हैं। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, पता ही है आपको। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पता है। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें कुछ पादप कीट भक्षी होते हैं। हाँ जी, पादप भी कीट भक्षी होते हैं तथा परजीवी भी होते हैं। परजीवी का एग्जाम्पल आपको पता ही है, अमरबेल, है ना, अमरबेल, ब्लैकवर्म तथा वीनस पैटर्न कीट भक्षी हैं। तो कीट भक्षी कौन से हैं? तो कीट भक्षी आपको याद रखना है, ब्लैटरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। ब्लैटरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप, ये आपको याद रखना है।
और अम्लवेल परजीवी का उदाहरण है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी रचना के बारे में विस्तृत अध्ययन अध्याय 3 में पढ़ोगे। अगला चैप्टर अपना पादप जगत का ही रहने वाला है, जिसमें हम शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, बायोफाइटस के बारे में पढ़ेंगे, एंडोफाइटस के बारे में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा YouTube चैनल है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, उस पर पादप जगत का मैंने कम से कम 7-8 क्लासेस हैं अच्छे से करवाई हुई है। आप वो एक बार क्लासेस देख लेना तो ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो मैंने बेसिक आपको वहां पर करवा दिया। अगर आप वो चैप्टर देखकर ये चैप्टर करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। सीधा डायरेक्ट ये करोगे, समझा तो मैं दूंगा लेकिन आपको वो मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका बेस क्लियर नहीं होगा। और मैं इस चैप्टर को यही मान के चलूंगा भी आपका बेस क्लियर है, क्योंकि 11th क्लास की बायोलॉजी 10th क्लास में ये चीजें होती हैं, लेकिन उस चैप्टर में मैंने ये मान के करवाया कि बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। दोनों बातें अलग अलग है। आप ये बोलोगे सर फिर यहाँ पर भी क्या आप मैथ थोड़ी करवा सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ता है ना, तो एग्जामिनर का सोचने का स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। जैसे आप बीएससी करोगे तो आप उनसे ये थोड़ी पूछोगे कोशिका की खोज किसने की थी, वो तो ऑलरेडी आपको पता है, उसको भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे ने साइंस ले रखी है और उसको ये चीजें पता है। ठीक है। हाँ, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और वहां पर आपको ये चीजें बतानी पड़े, फिर हम गहराई से बताएंगे। ठीक है। और अगर आर्ट्स के बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो उनके लिए प्लस देखने का वैसे देखा जाए तो अगर जनरल नॉलेज अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस देखने का कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है, आप और गहराई में चीजों को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। और जरूरी सूचना मैं आपको एक और देने वाला था, हरियाणा के अंदर एक ग्रुप सी की भर्ती आई हुई है। ठीक है। तो जिनकी भाई सीटी का भी पीछे एग्जाम हुआ था, एग्जाम डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी पीछे सीटी का हरियाणा में एग्जाम हुआ था। ठीक है। तो जिनका वो एग्जाम पास है, जिनका वो एग्जाम क्वालिफाइड है, उनके लिए हरियाणा सीटी बेस पे ग्रुप सी की भर्ती आई है। मैंने उसमें ना सिलेबस मोटा मोटा आपको में से निकाला था, हर पोस्ट के लिए, ग्रुप ए की पोस्ट, ग्रुप बी की पोस्ट, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी पोस्ट के लिए मैंने मोटा मोटा एग्जाम उसका सिलेबस है वो आपको में से निकाला था। तो मैंने उसमें एक चीज ऑब्जर्व की, जीके है, करंट अफेयर है, वो तो सामान्य, जनरल है, कंप्यूटर है, वो तो उसमें है, लेकिन साइंस का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। साइंस का जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तो अगर आपको उससे रिलेटेड मुझे कुछ एक दो बच्चे अगर रिस्पॉन्स देते हो कि सर उसके बारे में बताइए, तो मैं उसका विस्तृत अध्ययन करके आपको उसको कंप्लीट आप उस पर काम करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है। तो वो आप देखकर मुझे बता देना। चलिए, पादप जगत के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद एवं अगुणित जीवाणु युग्मकोद्भिद होती है। कौन सी अवस्थाएं? दो सुस्पष्ट हैं, एक तो द्विगुणित बीजाणु उद्भिद और दूसरी अगुणित युग्मकोद्भिद होती है। इन दोनों पीढ़ी में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रश्नों की लंबाई और ये परिवर्तन मुक्त जीवित तथा दूसरों पर निर्भर करती है। इसके अनुसार 2 की मियोसिस के द्वारा विभाजन में अगुणित बीजाणु बनते हैं, ये अंकुरित को युग्मकोद्भिद बनाते हैं, युग्म अंदर तथा मादा युग्मक बनते हैं, विसर्जन होकर पुनः युग्मन के बीच होता है। इसके प्रथम को जाति में आपका एकांतर में पढ़ेंगे, यानी कि इसको तीसरे पार्ट में अपने अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है जंतु जगत, इसको एनिमेलिया किंगडम कहते हैं। ठीक है। इस जगत में विषम कोश यूकैरियोट, यानी कि हम इसी जगत में आते हैं। ये बहुकोशिक होते हैं, उनकी कोशिका की कोशिका वृद्धि नहीं होती। वेरी गुड। जंतु जगत में हमारी और कोशिका पूछे कि हमारे ऊपर कोशिका वृद्धि होती है या नहीं होती। भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन को एकांतरिक गुहा में पचाते हैं। आंतरिक गुहिका, आंतरिक गुहिका में पचाते हैं, यानी कि गुहा मतलब नली प्रकार से होता है, इस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र होता है। तो अपने भोजन को पचाते हैं, भोजन को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जंतु जगत में भोजन का जो स्टोरेज होता है या जो भंडारण होता है वो कौन से रूप में होता है? तो आप कहोगे ग्लाइकोजन। और पौधों में स्टार्च के रूप में, याद रखनी है। ठीक है। जंतुओं में ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन को अंतःग्रहण करना होता है। भोजन को अंतःग्रहण का मतलब ग्रहण करना। उनमें एक वृद्धि का निर्दिष्ट पैटर्न होता है। वृद्धि का निर्दिष्ट पैटर्न का मतलब होता है जैसे छोटा सा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, एकदम से तो बड़ा नहीं होता, तो वो एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है, स्टेप बाय स्टेप, और एक पूर्ण वयस्क जीवन बन जाते हैं। इसकी सूक्ष्म आकृति माप होती है। उच्च कोटि के जीवों को विशिष्ट समृद्धि तथा तंत्रिका प्रतिक्रिया विकसित होती है। इसमें अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर व मादा में संयम से होता है। उसके बाद भ्रूणों का विकास होता है, जैसे 4 से
पढ़ेंगे। तो ये अपने मोटे मोटे 2 अध्याय अलग से दिए हुए हैं। अगला है विषाणु। मैंने आपसे एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी तो विषाणु होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवोन विस्की। कौन सा विषाणु? टीएमवी। ये सारी बातें मैं आपको बताता हूं। वायलेट, प्रियोन व लाइकेन। आरएच विटेकर द्वारा सुझाई गई 5 घटक में वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवों जैसे कि अकोशिक जीव, यानी कि इसके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती, अकोशिक जीव जैसे वायरस, वायरॉइड और प्रियोन का उल्लेख नहीं किया गया। आरएच विटेकर ने 5 जगत जो प्रणाली दी थी ना, उसमें विषाणु को ही नहीं लिखा, वायरॉइड को ही नहीं लिखा, प्रियोन को ही नहीं लिखा और लाइकेन को। इन चीज चारों को उसने बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोशिका नहीं थी। ये कैसे जीव थे? अकोशिकीय। एक कोशिका नहीं, अकोशिकीय। इनका संश्लिष्ट परिचय नीचे दिया। हम सब कभी न कभी जुकाम हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है। फ्लू से भी ग्रसित हो क्या आप जानते हैं कि इनका वायरस कैसे प्रभावित है? वायरस का नाम वर्गीकरण लिखो नहीं, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है, क्योंकि इसके अंदर वास्तविक जीवन नहीं होता। ये देखो, मैंने बताया था ना, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये होता है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस ऐसा। और ये आपका होता है विज्ञान जीवाणु भोजी। डायग्राम बना लेना भाई, एग्जामिनर पूछ सकता है इस प्रकार से। चलो मैं आपको इसका डायग्राम थोड़ा सा और दिखा देता हूं। ये देखो, इस तरह से आपको बनाना है ना। तो ये इसका सिर हो गया, इसको शीर्ष बोलते हैं। ये कॉलर हो गई, सिर के नीचे कॉलर होती है ना, ये देखो सिर के नीचे ये कॉलर हो गई, इसके लिए कॉलर हो गई। इसका ये आंचल हो गया, ये बड़ा सिस्टम, और ये तंतु पुच्छ हो गई। इतना जीवाणु भोजी का डायग्राम है, एग्जाम में पूछा गया है, बना लेना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विषाणु में क्या होता है? मुख्यतः हम पढ़ के आ चुके हैं, विषाणु में मुख्यतः आरएनए होता है। आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्योंकि विषाणु के अंदर वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिक जीव है, इसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। सजीव कोशिका के बाहर तो रवेदार यानी कि निष्क्रिय अवस्था होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके प्रतिकृति बनाने में सक्षम होकर मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस के जीन बिल्कुल कहेंगे? ये कह रहा है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों बोला जाता है? किसको? वायरस को। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सजीव और निर्जीव, यानी कि वायरस सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। तो इसने ऐसा क्यों कहा है कि सजीव और निर्जीव क्यों होते हैं? तो इसने कहा है कि वायरस जब शरीर के बाहर होते हैं, सजीव कोशिका से बाहर होते हैं, तब ये रवेदार होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, कुछ नहीं ये कर पाते। जैसे ही ये सजीव कोशिका के संक्रमण कर दिया उसने, एक बार सजीव कोशिका को एक बार जब उसने संक्रमण कर दिया, फिर ये क्या करते हैं, उसकी कुछ सजीव कोशिका के अंदर जाएंगे, जाकर उसके डीएनए को अपने, इनके पास एंजाइम्स होता है, तो वो एंजाइम से डीएनए अपना जो आरएनए होगा वो उसके डीएनए की जैसे के जैसा बना लेंगे। क्या बना लेंगे? उसके जैसा के जैसा, और फिर कोशिका पर कब्जा कर लेंगे, और कोशिका पर कब्जा करने के बाद अपना काम शुरू कर देंगे, और ऐसे ऐसे पूरे शरीर को संक्रमित ये कर देते हैं। यानी कि सजीव की तरह भी व्यवहार करते हैं और निर्जीव की तरह, यानी कि ये संक्रमित कर उपयोग कर अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होते हैं और मेजबान को मार देते हैं। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल, ट्रिनित्री डायग्नोस्टिक। ठीक है। ने तंबाकू के मोज़ेक वायरस के वर्णों को पहचाना था। मैंने बताया था इवोन विस्की, देखो डिमित्री इवोनोविस्की बता दिया। कब? 1892 में। इन्होंने कौन से पौधे से खोजा? तो तंबाकू के पौधे से। और कौन सा रोग? मोज़ेक रोग के। तंबाकू इन्होंने देखा कि तंबाकू का पौधा है और उसमें एक मोज़ेक रोग हो गया है। कौन सा रोग? मोज़ेक। तो उसने पहचान लिया कि इस वजह से हुआ है, उसने नाम दे दिया तंबाकू मोज़ेक वायरस, जिन्हें वायरस का नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, यानी कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। जब बैक्टीरिया को प्रूफ करने के लिए फिल्टर बनाए जाते हैं, उससे भी एक बार हो गए थे, तो बहुत ही छोटे होते हैं। एमडब्ल्यू बेर्जेनेरिक 1898 में पाई कि संक्रमित तंबाकू के पौधे को रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस तरल को
कंजेक्टियम वायरस फ्लूमोइड संक्रमण जीवित तरल कहा गया। WM स्टानले ने बताया कि वायरस को एक रवेदार बनाया जा सकता है, उसके रवे से मुख्य प्रोटीन होता है, ये विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी होता है, कोई खास बात नहीं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है, बिल्कुल वायरस में प्रोटीन होता है और आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, RNA होता है और कभी-कभी DNA भी हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते, या तो RNA होगा या DNA होगा। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा आनुवंशिक पदार्थ संक्रमण होता है। प्राय सभी वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है, एक लड़ी वाला, यानी कि वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है, सिंगल बेस, इतना ही RNA। और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दो ही लड़ी वाला RNA DNA होता है। और जो जंतुओं को पादप को संक्रमण करते हैं उसमें ये RNA होगा, और जंतुओं को संक्रमित करते हैं उसमें ये RNA और ये वाला DNA हो सकता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया का संक्रमण करते हैं प्राय दो ही लड़ी वाला। जीवाणुभोजी में कैसे होता है, दो ही लड़ी वाला, बस कोई खास बातें नहीं है। वाले छोटे DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं, प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं, और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें कैप्सोमीटर कहते हैं से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संश्लेषित करता है और ये प्रोटीन कार्बोक्सिलिक अथवा बहुफलक ज्यामिति के रूप में लगे रहते हैं। वायरस में मम्पस वायरस आपको याद रखना, मम्पस, चेचक, हर्पिस तथा इन्फ्लुएंजी नामक रोग हो जाते हैं। मानव रोग में मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। मनुष्यों में एड्स रोग भी वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस है, HIV। कमेंट सेक्शन में डाल देना HIV और एड्स का पूरा नाम। पौधों में मुझे पन्ना, पत्तियों का मुड़ना, कुचल, पीला होना, शिरा बनना, मोटा होना तथा अवरुद्ध होना इसके लक्षण होते हैं। इसके बारे में मैं आपको करवा चुका हूँ। अगला है वायरल। ये क्या होता है, थोड़ा सा वायरल की बातें अपने पढ़ देते हैं ना। चलिए, वायरल क्या है, कोई खास बात नहीं है। सन 1971 में, यानी बहुत कम टाइम हुआ है ना, में टीओडाइना ने एक नया संक्रमण कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा, वायरस से भी छोटा है वायरल। किसने खोजा, टीओडाइना ने, जिसके कारण पोटैटो सिंपल ट्यूबर नाम रोग होता है। वायरल से दूसरा होता है पोटैटो सिंपल ट्यूबर रोग, ठीक है। वायरलों में RNA तथा प्रोटीन आवरण एस्टर जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, यानी कि वायरल प्रोटीन आवरण और RNA का अभाव होता है, इसलिए वायरल का नाम से जाना जाता है। वायरल में RNA आणविक भार कम होता है, RNA तो होता है लेकिन इस पर प्रोटीन आवरण नहीं होता, ठीक है। और RNA का आणविक भार भी क्या होता है, बहुत कम होता है। छोटा है वायरस से तो कम ही होगा। उसके बाद में है प्रोसंख्या प्रयोग। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रमण न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेक्षित की गई है, प्रेक्षित पाई गई है। न्यूरोलॉजिकल यानी कि दिमाग से संबंधित जो बीमारियां हैं वो असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों, फोल्ड यानी कि मुड़े हुए प्रोटीन कारकों द्वारा पाई गई है। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के बराबर था। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन स्पर्जनोसम एन्सेफेलोपैथी है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उल्लेखनीय बीमारियां हैं जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेडकाउ रोग कहा जाता है। मेडकाउ रोग, और मनुष्य में इसका सामान्य प्रकार RC जैकब रोग होता है। बस इसका रोग का आपको नाम देना है। इसके बाद में लाइकेन को आप जानते ही हो। लाइकेन शैवाल तथा कवकों से जीवाश्म होता है, और शैवाल घटक को शैवालांश कहते हैं, कवक घटक को माइको या माइकोवांट्रिया कवकांश कहते हैं। जो क्रमशः सकोषीय तथा परकोषीय होते हैं। कवक शैवाल खनिज के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए, अब मोटी मोटी इसमें कुछ नहीं था क्योंकि पादप जगत आपको था वो मैंने आपको आगे करवाएंगे अपने, ठीक है। तो इन सीरीज सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास करना अपनी तरफ से। चलिए, अब एक दो मैं आपको एक्स्ट्रा बातें और बता देता हूँ जो काम की है। मुझे लगा ये बातें मुझे पता नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। देखो, अपने चैनल है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, ठीक है सर। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो ये बातें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। किधर उलझ गई,
चलो देखो, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। कलर चेंज करें, ये कलर ले लेते हैं, अच्छा है। तो देखो, जब हमने YouTube स्टार्ट किया था, वहां पर हमारी क्या क्या चीजें पड़ी हैं। देखो, सभी एग्जाम के लिए 1 लाइनर MCQ क्लासेस डाली हुई, देख सकते हो। इससे एग्जाम में आपको ये नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन इसमें सारे नहीं है, अभी सारे क्वेश्चन बहुत हैं। उसके बाद 10th लेवल की बायोलॉजी चल रही है अलग से, 10th लेवल की केमिस्ट्री चल रही है कंप्लीट प्लेलिस्ट, और 10th लेवल की फिजिक्स चल रही है। ये तीनों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए। अब कोई सा एग्जाम तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी चल रही है, साल हो गया हमने चैनल को बनाए हुए, अभी तक 10th लेवल की साइंस कंप्लीट नहीं हुई है। कोई बोलेंगे सर इतनी लेट, हाँ जी, क्योंकि मैं NCERT और ल्यूसेंट सामान्य विज्ञान की बुक को लाइन टू लाइन कवर करवा रहा हूँ। क्लियर। उसके बाद में हमारे साथ जुड़ते हैं रवि सर। रवि सर ने क्या कंप्लीट करवा दिया, उन्होंने हिंदी कंप्लीट करवा दिया लगभग, जो मेन टॉपिक थे। उसके बाद में उन्होंने क्या शुरू किया है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की कला व संस्कृति। ठीक है सर। फिर कुछ बच्चों की डिमांड आई तो मैंने रीजनिंग भी शुरू कर दी। कौन सा टॉपिक, रीजनिंग। सभी एग्जाम याद किया, बैक टू बेसिक करवाई मैंने, बेसिक से बेसिक कंसेप्ट उठाया है, जिसमें हमने 2 टॉपिक, एक टॉपिक हो गया, दूसरा चल रहा है। फिर बच्चों की डिमांड आई कि सर 11th 12th की बायोलॉजी दो, 11th और 12th की। तो पहले 11th की बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, फिर 12th की। तो 11th की बायोलॉजी के अपने 2 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है तो मैं शॉर्ट्स में आपको दे देता हूँ, शॉर्ट वीडियो, है ना। हाँ जी सर। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे सिलेबस हो गया, कुछ और हो गया, वो भी मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है जी। अब एक चीज हमने और सोची है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी सोची है कोई खास बात, उसमें आपको क्या है कि अभी सरकार का रूल आया है। मैंने भी एक गुरुजी हैं सुभाष चरण सर जी, मैं अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ। तो उन्होंने, मैं उनका ऑफलाइन तो नहीं लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो उन्होंने, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि सरकार ने क्या किया है, अब जो बच्चे पास हैं उन बच्चों को पास करेंगे, 3री से 8वीं तक का ऐसा सिस्टम रहेगा, और जो फेल हैं उनको फेल करेंगे। ये पहले सिस्टम हुआ करता था। जैसे हमारे बचपन में ये सिस्टम हुआ, जब हम 5वीं 6वीं क्लास में थे तो हमारे साथ यही होता था। टीचर्स, हम पढ़ते थे अलग से पेपर, मतलब एक पूरा पैटर्न चलता था, मन के अंदर डर होता था भी हाँ हम पेपर देने जा रहे हैं, एक अच्छी फीलिंग होती थी भी पेपर देने जा रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चों का ये डर खत्म हो गया। उस टाइम क्या होता था, अगर मैं मेरी बात बता रहा हूँ, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, अगर हमारे मतलब मार पड़ भी जाती थी ना स्कूल से, तो हम घर आकर ये नहीं बोलते थे कि आज हमारे कूट पड़ी। क्यों? क्योंकि हम डर रहता था भी मैडम को नहीं, यार मास्टर को कुट गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, जे घरे बताते तो घर का वो कुटेगा, अगले दिन स्कूल में आऊंगा, फिर स्कूल में खड़ के और कुटाएगा। मतलब एक बार मार पड़ गई तो एक बार खा के चुपचाप, फिर 2 बार से मार से बचते थे। आजकल ये ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया, स्कूलों में भी आदेश है बच्चों को मारना नहीं है, ये वगैरह। तो भी बच्चों को मारने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा डर उनके अंदर होना चाहिए। 12th क्लास तक बच्चों के अंदर डर पैदा हो जाता है ना स्टडी का, मतलब ऐसा नहीं भी डर हो ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डर होना चाहिए भी हाँ हमें पढ़ना है। अब बच्चे बिल्कुल फ्री माइंड है कि पढ़ना की है, लोड ही होनी। क्योंकि हम देखते हैं, मैंने देखा है बच्चों जो BA कर रहे हैं ना, उनको ये संख्या नहीं भरनी आती। अब वो चीज़ तो हैरानी, कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने, जैसे 5 6 4 8 7 9 2। अब इनको बोलूं कि हिंदी में लिखो तो वो 5 ऐसे लिखते हैं, 5 6 4 8। क्यों भाई? बनाओ इसको इकाई से का यार 10,000 लाख 10 लाख बना दो, सीधा 56 लाख 48,792। क्या जो रहा है, बच्चों को ये नहीं बनाने आते। ठीक है, तो जो भी गार्जियंस या कोई
जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दें, उनको थोड़ा ये छोटी मोटी बातें बताएं, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत है भी और नहीं भी। देखा जाए तो भीड़ रह गई है, कंपटीशन नहीं है, क्यों बच्चों को यही नहीं करना है तो वो कंपटीशन एग्जाम का ट्रेंड आपको पता है कहाँ से कहाँ जा रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़े नहीं जा रहे। तो थोड़ा सा मैं जो चीज़ समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ वो थोड़ा सा आप देख लेना। हाँ, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो हम उससे क्षमा करते हैं, ठीक है। बाकी मेरी बात कोई भी गलत और बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं भाई, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। हाँ, चलिए अगला टॉपिक रहेगा अपना कौन सा तुम्हारे, चल हरा पेन, हरी इंक और हरे कागज। इसको करने से पहले पादप योग की बेसिक क्लासेस देखो, ठीक है, बेसिक क्लासेस देखो, ओके। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।